हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मिस्टर घनश्याम सर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास जीएसपी स्टडी में। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th के साइंस का 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये चौथा पार्ट है जिसमें हम आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाएंगे। साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। जीवद्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें क्या क्या सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्या क्या कोशिकांग होते हैं और उन कोशिकांग का वर्क क्या होता है, उन सभी कोशिकांग का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि जिसको हम आप पहले से बता चुके हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का हिंदी होता है जीवद्रव्य। ये जीवद्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड कंटेंट होता है। फ्लूइड मीन्स होता है द्रव, तो द्रव या तरल कह सकते हैं, तरल पदार्थ होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में तरल पदार्थ एक भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये है साइटोप्लाज्म। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उन्हीं सेल ऑर्गेनेल के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। इसमें बहुत सारे विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग होते हैं। ठीक है। ईच सेल ऑर्गेनेल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन के द्वारा यानी कि एक कवर के द्वारा ढका होता है। ठीक है। प्रत्येक कोशिकांग एक कवर के द्वारा या मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। ठीक है। आगे देखिए, लिखा है सम इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। ठीक है। ये सभी सेल ऑर्गेनेल हैं। ये जो सेल में पाए जाने वाले मुख्य ऑर्गेनेल होते हैं, मुख्य कोशिकांग होते हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। पहला नाम क्या है, कौन कौन से कोशिकांग सेल में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सेल में जो मुख्य कोशिकांग पाए जाते हैं उनके नाम यहाँ पर हैं। पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गाल्जी एपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है प्लास्टिड और 6 नंबर पर हम कह सकते हैं कि राइबोसोम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस साइटोप्लाज्म के अंदर में साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड स्टेप गाल्जी एपरेटस के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में लाइसोसोम क्या होता है ये बताएंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, इसमें कैसे होता है या क्या वो काम करता है सेल में, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड और उसके बाद राइबोसोम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER पढ़ते हैं। ठीक है। ER, E फॉर इंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कह सकते हैं ER। ठीक है, शॉर्ट में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब
एंड सीट। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एक लार्ज नेटवर्क, लंबा या बड़ा सा विस्तृत नेटवर्क होता है। किस चीज़ का? ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट का मीन्स मेम्ब्रेन मीन जानते हैं ऊपर का जो आवरण होता है, ठीक। तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब के जैसे रचना होती है। जैसे ट्यूब होता है ना, ट्यूब होता है उसमें पानी भरा जाता है, मतलब टायर होती है ना, टायर में ट्यूब होती है, ट्यूब में हवा भरी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ट्यूब की जैसे संरचना होती है और ढेर सारी संरचना होती है, ऐसे ऐसे ढेर सारी संरचना होती है ऐसे, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा होता है इस तरह से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही चीज़ लिखा गया है, endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tube and sheet. Its membrane is similar in structure to the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान इसकी संरचना होती है। इसकी मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी संरचना होती है। आगे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेल होती है, कोशिका होती है, उस कोशिका में लगभग सभी कोशिकाओं में 2 प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में RER बोलते हैं, RER, ठीक। और जो दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं SER। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, SER, ठीक है। तो एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है देख लेते हैं। देखिए बताया गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ, इसका नाम ही है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है, रफ मीन्स खुरदुरा है, भद्दा है, ठीक है। तो उसका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है। अब खुरदुरा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए इस तरह से बनाए थे संरचना, इस तरीके से ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो इनकी जो संरचना होती है, इनके जो बाहरी यहाँ पर जो बाहरी सतह है, ये बाहरी सतह थोड़ा सा खुरदुरा होता है, ठीक है। किनारे किनारे से त्वचा होती है ना हमारी, त्वचा के ऊपर ढेर सारे दाने दाने निकल जाएं, ठीक है, तो खुरदरी हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं। राइबोसोम के जो कण होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने की जैसे से, ठीक है, ऐसे दाने की जैसे, दाने की जैसे, ऐसे ऐसे ढेर सारे दाने की जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कण इनके सरफेस पे पाए जाते हैं, जिससे इनको छूने पर रफ महसूस होता है, ठीक है, खुरदुरा महसूस होता है इनकी सरफेस। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखिए वही लिखा था इट हैज़ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, इनकी सतह पर राइबोसोम के कण होते हैं जिससे खुरदुरे होते हैं, और इसी वजह से इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब इनका आगे देख लीजिए, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम साइट होता है ना, साइट मतलब जगह कह सकते हो, स्थान देता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम पर ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बनने का काम कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है, ठीक है। और राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हेयरएज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लुक्स स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है, एकदम चिकना दिखाई देता है, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये स्मूथ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल चिकना होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना, यानी कि लिपिड बनाना, वसा बनाना, वसा का निर्माण करना। ठीक है, तो वसा का निर्माण करने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और जो लिपिड का सिंथेसिस होता है, यानी कि वसा का जो संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो प्रोटीन और लिपिड बना था, उसका यूज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर बताया गया है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड, उनमें से कुछ है प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। उनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड का प्रयोग सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में हो जाता है। बिल्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन समझते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में वो कुछ प्रोटीन और लिपिड खर्च हो जाती है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। और कुछ जो लिपिड और प्रोटीन बच जाता है, उसका काम होता है एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। एंजाइम का वर्क क्या होता है? एंजाइम का वर्क होता है ना, किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे मान लीजिए भोजन करते हैं, तो भोजन के कण भोजन को पचाने का काम कौन करता है? तो एंजाइम करता है। ठीक है, सेम इस तरीके से हार्मोन क्या करता है? हार्मोन शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। शरीर की ग्रोथ, मतलब अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। कुछ हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं कि जो है मतलब सोने और उठने को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब हार्मोन हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। सेम इसी तरीके से एंजाइम भी जो होते हैं, वो भी जो है उनका भी अलग वर्क होता है। जैसे भोजन को पचाना हो गया। ठीक है, एंजाइम की वजह से ही भोजन पचता है। अब अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं जब, तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम लगते हैं उसको पचाने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम और हार्मोन बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। देखिए, जो मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी शायद आपको नहीं बताया, तो कुछ लोग हिंदी की डिमांड करेंगे तो सुन लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है अंतः प्रदेव्ययी जालिका, अंतः प्रदेव्ययी जालिका। ठीक है, वैसे आप इंग्लिश ही समझ लीजिए, हिंदी के चक्कर में ना पड़े तो ठीक ही होगा। ठीक है, क्योंकि आगे आप जब अगले क्लास में, ऊपर क्लास में जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ेगी, हिंदी आपको कोई काम नहीं आएगा। तो बस चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा हिंदी में मत जाइए, इंग्लिश से डरिए मत। इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आगे देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व, जो उसका मुख्य काम है वो ये है एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है और न्यूक्लियस में जो मटेरियल है, वो दोनों अलग होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज़ बाहर आने के लिए, और बाहर से यानी साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ अंदर जाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से
बाहर साइटोप्लाज्म में लाने में हेल्प करता है, और साइटोप्लाज्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको न्यूक्लियस में ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, बोर मत होइएगा, सभी को अच्छे से समझ में आएगी, बस समझने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट आपका कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर वो था बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इट आल्सो हेल्प टू प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका एक काम और होता है इसके साथ में, और वह काम ये होता है कि ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि जैविक क्रियाकलापों के लिए सेल में यानी कोशिका में जैविक क्रियाकलापों के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जगह देता है। ठीक है, जगह देता है। जैसे होता है ना, आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में बैठने के लिए आपको जगह होती है। ठीक है, आप जगह अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो वैसे ही जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाकलाप सेल में होते हैं, उनके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोड़ी सी मुझे खांसी आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन लिवर सेल ऑल वर्टिब्रेट इन लीवर सेल ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, सभी वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी समझते हैं, जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी। कशेरुकी यानी कि जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, ठीक है, उनको कशेरुकी कहते हैं क्योंकि उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उनकी कोशिकाओं में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स को, दवाओं को और बहुत सारे जहरीले पदार्थों को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। मीन्स उनके जहर को ख़त्म करने का काम करता है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट होते हैं उनकी कोशिका के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए भोजन करते हैं, कोई जहरीला चीज़ चला जाता है, कोई नुकसानदायक चीज़ चला जाता है भोजन में, तो उसको जो है उसके विष के प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, या जो हम दवा लेते हैं वो दवा भी, उन दवाओं से भी हमको मतलब अगर कोई नुकसान होने वाला होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करता है। ठीक है, वैसे मैं तो कहूँगा कि दवा का प्रयोग कम से कम ही करें तो अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस को हिंदी में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ये क्या होता है? देखिए, गोल्जी एपरेटस was described by कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गाल्जी एपरेटस के बारे में बताया था। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन समझते ना, ऐसे मतलब पतला पतला जैसे कहते हैं ना, चादर के जैसे संरचना होती है, मेम्ब्रेन लेयर कह सकते हो। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यह एक मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल, मेम्ब्रेन यानी कि कवर से ढका हुआ वेसाइकिल होता है,
संरचना होती है, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, वो बंडल के रूप में होते हैं, मतलब ढेर सारे ऐसे बंडल के रूप में इस तरीके से ऐसे ऐसे होते हैं। एक मिनट में फिर से बताता हूँ। जैसे होता है ना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके की जो संरचना दिखती है सेल में, वो गाल्जी एपरेटस होता है। तो वही चीज़ लिखा है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, इनको सिस्टर्न्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द टर्मिनल the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside the and outside the cell through the Golgi apparatus। बताया जा रहा है कि गाल्जी एपरेटस के माध्यम से जो भी मटेरियल बनते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से जो भी मटेरियल बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं सेल के अंदर, वो सेल के बाहर सेल के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं वो डिस्पैच्ड हो जाती है। जैसे मान लीजिए ना, कोई चीज़ है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होते 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 जो है एक नई संरचना बन गई। ठीक है, तो उस तरीके से तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बंडल के रूप में संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा होते होते जो है एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो थ्रू दी गाल्जी एपरेटस, ये कैसे होता है? गाल्जी एपरेटस के माध्यम से होता है। मीन्स गाल्जी एपरेटस जो होता है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर अलग अलग पदार्थों को पैकेजिंग करने का काम करता है, पदार्थों की पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बनती है, तो बिस्किट को जो पाउच होता है उसमें जो है 5-5 बिस्किट या 6-6 बिस्किट जितना भी होता है वो उसमें पैक करते रहते हैं। ठीक है, तो वही पैकेजिंग का मतलब होता है। नमकीन बनती है, नमकीन को भी उसके नमकीन के पैकेट में पैक किया जाता है। तो पैकेजिंग का काम कौन करता है? गाल्जी एपरेटस करता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल। इट्स फंक्शन, इसका जो मुख्य काम है क्या है? स्टोरेज का काम है, स्टोर करने का काम करता है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, पदार्थ बनते हैं सेल में, उनको पैकिंग करने का काम और उनको मॉडिफाई करने का काम करता है इन वेसाइकल यानी कि बंडल के रूप में। ठीक है, तो उसको जो है बंडल के रूप में इकट्ठा करता है, पैक करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है गाल्जी एपरेटस। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है आप समझिए। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है यह एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, यानी कि कवर से ढकी हुई संरचना होती है और जिसके अंदर क्या होता है? फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम, पाचक रस होते हैं। ठीक है, दीज एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। इट इज आल्सो अ बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। यह जो है यह एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, यानी कोशिका का जो गंदा पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डिस्पोज करने का काम करता है। ठीक है, मीन्स उसको बाहर फेंकने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उत्सर्जन अंग, सेम इसी तरीके से होता है। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कैपेबल मीन्स योग्य होते हैं
ऑफ ब्रेकिंग डाउन मीन्स तोड़ने के योग्य होते हैं ऑल ऑर्गेनिक एंजाइम, वो सभी प्रकार के ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक एंजाइम को तोड़ने के काबिल होते हैं। ठीक है। आप ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को मतलब डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाती है मीन्स जब सेल नष्ट होने लगती है, ठीक है, उसको कोई चोट लग जाता है या उसमें कुछ इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है, लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम फट जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट दियर ओन सेल, और जो उसमें एंजाइम होते हैं वो उसके सेल को गला देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं मीन्स उसको पचा देते हैं या गला देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए इंजरी हो जाती है तो किसी को घाव कहीं पर हो जाता है तो उसके सेल्स में, कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम फट जाता है। ठीक है, बंडल के रूप में होता है और ये जो है फट जाता है। ठीक है, और फट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इधर उधर फट जाता है। ठीक है, फैल जाता है और फैलने के बाद में वो उस पूरे सेल को पिघला देता है। ठीक है, पिघल जाता है, वो पूरा सेल पिघल के नष्ट हो जाता है। ठीक। आगे देखिए, देयर फोर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग, कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम जो है सेल को नष्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे होता है ना लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को मारने का काम कर, मतलब वो जो क्या बोलते हैं लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम खुद के सेल को नष्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, जब सेल डैमेज हो जाती है पहले उसको बचाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं बचेगा सेल, जैसे होता है ना, मतलब आदमी को पहले जीवित रखने की कोशिश की जाती है, आदमी फिर भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। ठीक, तो सेम इसी तरह का काम लाइसोसोम का भी होता है। वो पहले तो सेल के जो भी वेस्ट होते हैं उसको निकालने का काम करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन जब वो अपना काम करते करते थक जाता है या कह लीजिए कि नहीं कर पाता है, किसी तरीके से सेल डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है और सेल को नष्ट कर देता है। ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आज तक हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें एनसीईआरटी की ही लिखी हुई हैं, उसको हम इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो चाहे तो आप उसको पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। किसी कारण से आपका क्लास छूट जाता है या कोई कारण पड़ जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।